राकेश और मधु बहुत ज़्यादा खुश थे। साथ में दोनों कॉलेज पढ़ा करते थे। कॉलेज में साथ में जाना आना और आसपास में घर होने के कारण दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। कॉलेज के बाद में जब ये दोनों बाहर में अपने मास्टर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, उस वक्त में दोनों ने अपनी नज़दीकियों को कुछ इस तरीके से फील किया कि दोनों ने डिसाइड किया हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अपने पेरेंट्स तक भी ये बात वो लोग लेके जाते हैं और फाइनली लव मैरिज करके राकेश और मधु दोनों बेंगलोर में सेटल हो जाते हैं। दोनों ही एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं। लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई थी एंड दोनों ही एक दूसरे के साथ में हर पल बहुत खुश रहते थे। कोई ऐसा कारण ही नहीं था जिस कारण राकेश या मधु एक दूसरे की बात को माइंड करते या नाराज़ होते थे। अब शादी को 3 साल बीत चुके थे। दोनों की एक बेटी हो जाती है। नन्ही सी बेटी के साथ में दोनों अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे होते हैं और काफ़ी खुशहाल एक खुशनुमा ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। अब एक ऐसा पल आता है ज़िंदगी में जब मधु को जॉब छोड़ना पड़ता है, क्योंकि बेटी के पीछे अब ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो चुका था। बेटी का स्कूल, बेटी के ट्यूशन्स, बेटी की ड्राइंग, बेटी का डांस, ये सब कुछ देखते देखते एक ऐसा वक्त आता है लाइफ में जब मधु को जॉब छोड़ के घर पे बैठना होता है। मधु अब घर पे बैठ जाती है और राकेश अकेले ही जॉब करके घर का रेंट, कार का ईएमआई एंड बाकी सारे खर्चे, मेड का खर्चा हो गया, घर का खर्चा हो गया, सारे खर्चे एक के बाद एक करके राकेश अकेले ही मैनेज करने लगता है। वक्त ऐसे आने लगता है कि बेटी बड़ी होने लगती है, माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं। राकेश को वहाँ पे घर पे सैलरी भेजनी होती है, यहाँ पे फैमिली देखना होता है। सब करते करते धीरे धीरे करके अब राकेश थोड़ा सा रूखा होने लगता है। बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ में राकेश अब पहले की तरह रोमांटिक या हंसमुख नहीं रह जाता। बेटी भी अब बड़ी हो चुकी थी। वो भी देखती थी कि पापा दिन प्रतिदिन ज़्यादा गुस्सा ही करते हैं। बहुत हंसना या साथ में बैठ के गप्पे लगाना, ये सारी आदतें तो अब पापा में रही नहीं। इस बात से मधु भी बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान रहती थी। राकेश के पास में कभी शिकायत थी कि वो पापा को कभी न्यू कार ना दे सका, तो कभी उसके पास में शिकायत थी कि माँ के लिए वो बड़ा बंगलो ना ले सका। कभी उसके पास में शिकायत थी कि वो अपनी खुद की बीवी के लिए बेंगलोर में एक पर्सनल फ्लैट नहीं ले सका, क्योंकि आज तक शादी को जहाँ इतने साल बीत गए दोनों रेंट पे ही रह रहे थे। कभी उसके पास में शिकायत होती थी कि बेटी के लिए वो उसके मनपसंद कॉलेज में दाखिला नहीं करा सका, क्योंकि उसके पास में उतने लाख रुपए ना थे। राकेश के पास में लाइफ में काफ़ी सारी शिकायतें थी, जिन शिकायतों को लेके वो ज़िंदगी आगे बढ़ाते जा रहा था। कभी ना कभी कुछ ना कुछ शिकायतों से वो ऐसा नाराज़ रहता था कि घर पे हंसी मजाक का, हंसी खेल का माहौल बिल्कुल नहीं था। ये सारी चीज़ें जो इस तरीके से चले जा रही थी अब मधु को हैरान परेशान कर रही थी। मधु कभी कभी सोचती थी कि शायद उसे जॉब दोबारा पकड़ लेनी चाहिए। जॉब दोबारा करने से सोर्स ऑफ इनकम अगर दुगना हो जाएगा तो हो सकता है कि राकेश के बिहेवियर में चेंजेस आए और हो सकता है राकेश पहले की तरह हंसने बोलने लगे, मुस्कुराने लगे, साथ में उठने बैठने लगे और हम सब की फैमिली वापस से अच्छी हो जाए। कभी मधु को लगता कि अगर वो जॉब करेगी तो बेटी अब जो कि बड़ी हो गई है उसे मधु की ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर ऐसा ना हो कि बेटी बिगड़ जाए, बेटी हाथ से निकल जाए या बेटी की करियर में कहीं से भी कोई दिक्कत आ जाए। मधु बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहती थी। मधु इस टॉपिक में लगातार कभी अपने पेरेंट्स से बात करती थी तो कभी अपनी फ्रेंड से, कभी अपने पड़ोसी से, तो कभी अपने खुद के हस्बैंड से। हस्बैंड से बात करने का तो नतीजा यही होता था कि शायद दोनों की लड़ाई ही हो जाती थी। मधु भी समझ नहीं पाती थी कि वो कैसे और किस तरीके से इस सिचुएशन को डील करे। अब रही बात बेटी की, बेटी जब अपने पेरेंट्स की लड़ाई देखती थी तो वो इतनी परेशान हो जाती थी कि वो नेबरहुड के घर पे चले जाती थी, कभी अपने फ्रेंड्स के घर पे चले जाती थी, कभी ट्यूशन, कभी कॉलेज, कभी कोचिंग। किसी न किसी बहाने से उनकी बेटी भी घर से निकल जाती थी। राकेश की इस बिहेवियर से थकी हारी हुई मधु फाइनली एक दिन अपने नेबर फ्रेंड से इस सारी बातों को डिस्कस करती है। डिस्कस करने के बाद में नेबर ने बताया कि शहर में एक बहुत ही उम्दे, बहुत ही पहुँचे हुए सेंट आने वाले हैं, एक बाबा, जो बाबा इन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। हो सके तो एक बार मेरे सजेशन से राकेश को भी उन बाबा के पास में ले चलो। हो सकता है कि राकेश नानुकुर करे, गुस्सा होए, मना कर दे, क्योंकि इन दिनों उसका बिहेवियर चिड़चिड़ाया सा हो रखा है।
और राकेश इन दिनों किसी की सुनता नहीं है, पर अगर तुम कोशिश करोगी और राकेश अगर चले जाएगा तुम्हारे साथ में, आई एम श्योर तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय, तुम्हें कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तुम इस चीज़ को ट्राई करो। मधु थोड़ी सी हिम्मत अपने मन में लाती है और थोड़ी सी एक्साइटेड भी होती है कहीं ना कहीं कि अगर ऐसा कुछ हो गया और राकेश पहले की तरह बन गया तो मेरी तो लाइफ फिर से ठीक हो जाएगी। और मधु बहुत ही हिम्मत करके राकेश के आगे ये मुद्दा डिनर के बाद बेडरूम में अकेले में डिस्कस करती है। मधु राकेश से कहती है कि संडे के दिन, जो कि तुम्हारे ऑफिस का ऑफ डे है, लकीली उस दिन एक बहुत अच्छे बाबा जी आने वाले हैं। राकेश ये बात सुन के समझ नहीं पाता है कि बाबा जी का मुझे क्या करना है। मधु कहती है कि उसे बहुत मन है कि उस बाबा जी के पास जाके वो मिले और अपने प्रॉब्लम्स की डिस्कशन करे और प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आए। हो सकता है कि बाबा जी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर सके, पर जाके आने में दिक्कत क्या है, हो सकता है कि हमारा कुछ वक्त ही वेस्ट हो, पर हो सकता है कि कोई सोल्यूशन भी निकल जाए, लाइफ पहले की तरह बेहतरीन बन जाए। राकेश कहता है कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम बिल्कुल जा सकती हो, तुम्हारी मर्जी तुम जाओ, तुम्हारी मर्जी तुम आओ, मैंने तुम्हें रोका कब है। मधु स्माइल करके कहती है कि डियर, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में जाएंगे और उन बाबा जी से मिल के आएंगे। मैं चाहती हूँ कि हमारे लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम बताएं। राकेश कहता है कि हमारी लाइफ में तो ऐसी एज सच कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम किस प्रॉब्लम की बात कर रही हो। मधु कह नहीं पाती है कि तुम्हारे बदले हुए बिहेवियर की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मधु जानती थी ये बात सुन के राकेश नाराज हो जाएगा और शायद दोबारा से लड़ने लगेगा। इसी डर से मधु ने ये बात तो राकेश को नहीं बताया, पर हाँ मधु ने ये कहा, जैसा कि उसकी फ्रेंड ने मधु को राय दिया था, सजेस्ट किया था। मधु ने कहा कि एक्चुअली वहाँ पे कपल जाते हैं तो ही ज़्यादा पुण्य मिलता है और तो ही ज़्यादा कोई उपाय निकल पाता है। और मैं एक्चुअली हमारी बेटी की करियर के लिए बहुत टेंशन में रहती हूँ। मैं चाहती हूँ अगर हम दोनों चल जाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि तुम भी तो चाहते ही हो कि पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बन जाए। राकेश कहता है कि संडे का दिन वैसे भी ऑफ है और बहुत दिनों से मैं कहीं गया भी नहीं, फ्रेंड्स के यहाँ, प्रोफेसर्स के यहाँ या कोई कलीग के यहाँ कहीं भी जाना आना मेरा भी छूट चुका है। क्यों ना मैं टाइम कुछ ऐसा निकाल लूँ कि हम दोनों का जाना भी हो जाए। और संडे होने के कारण राकेश कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सका। दोनों जन संडे को साथ में जाते हैं। जब वहाँ जाता है राकेश, वहाँ जाने के बाद में राकेश देखता है कि बहुत सारी भीड़ है। वहाँ पर एक के बाद एक लोग अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, जिन प्रॉब्लम के सोल्यूशन के पीछे बाबा जी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कि राकेश की वाइफ का भी नंबर आ जाता है, मधु को वहाँ पर बुलाया जाता है कि आप भी आइए और अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। मधु राकेश को कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। मधु जाती है, पहले अपने बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, बच्ची के बारे में सारी बातें बताती है। फिर बाबा जी की सुनने के बाद में मधु ने बहुत पोलाइटली बोला कि बाबा जी ये मेरे हस्बैंड है और इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ गया है, ये बहुत टेंशन में रहते हैं और ये अब पहले की तरह बिहेव नहीं करते हैं। राकेश को जब बाबा जी ने पूछा कि आखिर कारण क्या है, राकेश ने भी सोचा कि जब मैं यहाँ आई गया हूँ और मधु ने इतना कुछ बोल ही दिया है तो मैं भी बता देता हूँ। तो राकेश ने बोला कि ऐसी कोई कारण नहीं है, बस मैं लाइफ में वो नहीं कर पाया जो मैं चाहता था। बाबा जी के पूछने पे राकेश ने आगे बताया कि कभी वो अपने पापा के लिए कार नहीं ले पाया, अपनी वाइफ के लिए वो 3 BHK का एक फ्लैट नहीं ले पाया, तो अपनी मम्मी के लिए बड़ा बंगलो नहीं ले पाया। तो कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बेटी के लिए फर्दर स्टडीज़ जिस कॉलेज में कराई उसमें नहीं करा के मुझे दूसरे कोई बढ़िया कॉलेज में कराने की इच्छा थी वो नहीं करवा पाया। तो काफ़ी सारी शिकायतें जो मन में हम रहता हूँ। ज़िंदगी में कब खुशी आएगी उस इंतज़ार में शायद मैं इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। बाबा जी को सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाती। बाबा जी ने राकेश से कहा कि सामने ये तुम्हें बागान दिख रहा है, इतना बड़ा फूलों का बागान। राकेश ने कहा हाँ बिल्कुल दिख रहा है। बाबा जी ने कहा कि तुम इस पूरे बड़े बागान में से, इतने बड़े गार्डन में से एक सुंदर प्यारा सा फूल मुझे लाके दे दो, बस वो सुंदर प्यारा फूल तुम मुझे लाके दोगे और वहीं पे तुम्हारे लाइफ की खुशहाली स्टार्ट हो जाएगी। राकेश ने कहा ये तो बड़ी सिंपल है, मैं जाऊँगा और इतने बड़े गार्डन में से एक सुंदर फूल ला के दूंगा और मेरे लाइफ की खुशहाली स्टार्ट हो जाएगी। फ़ौरन जाता हूँ और फूल लेके आता हूँ। बाबा जी ने कहा कि एक बात याद रखना, जिस फूल को तुम पार करके आगे बढ़ जाओगे वो फूल लेने के लिए तुम पीछे नहीं आ सकते हो। राकेश ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं। राकेश जाता है, बाग में एक से एक फूल, कोई लाल, कोई गुलाबी, कोई बैंगनी, तरह तरह के सूरजमुखी, कोई डालिया, तरह तरह के ढेर सारे फूल, जिसे देख के राकेश खुद मोहित होते जा रहा था। पर उसे ये उम्मीद थी कि आगे कोई बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत अलग रंग का, नए रंग का फूल होगा जिसे लेके वो बाबा जी को देना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीक़ा से सेट हो जाए और एकदम परफेक्ट हो जाए। जिस चलते वो अच्छी फूल के इंतज़ार में आगे बढ़ते चले गया।
वो इतना आगे निकल गया कि अब बाग खत्म हो चुका था और आखिरी में केवल मुरझाए हुए गंदे फूल उसे मिलते हैं। वो हैरान हो गया कि सारे फूल खत्म हो चुके हैं। अब वो मजबूर था, पीछे जाके दूसरे फूल नहीं ले सकता था शर्त के मुताबिक, इसीलिए उसमें ही से उसने एक मुरझाया हुआ फूल उठाया और बाबा जी को ला के दे दिया। बाबा जी ने पूछा, इतने बड़े बाग में से तुम्हें ये मुरझाया हुआ गंदा फूल पसंद आया मेरे लिए? राकेश ने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फूल तो एक से एक थे, पर मुझे लगा शायद आगे अच्छा फूल होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छा बेहतरीन फूल देना चाहता था, जिस फूल को लेते ही आप इतने खुश हो जाते कि मेरी ज़िंदगी सेट हो जाती। उस इंतज़ार में मैं आगे बढ़ते चल गया और उसके बाद में बाग ही ख़त्म हो गया। बाबा जी ने कहा, बस बेटा, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि आगे की खुशी के इंतज़ार में तुम पूरी ज़िंदगी इसी तरीके से ख़त्म करते जा रहे हो। ये जो पल है, ये जो खुशियाँ हैं जो तुम पार करते जा रहे हो, यही तुम्हारी ज़िंदगी की असली खुशियाँ हैं, यही तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम अगर सोच रहे हो कि तुम आगे बढ़ जाओगे और एक ऐसा दिन आएगा जब तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी और उस खुशी मिल जाने के बाद ही तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी का मतलब होता है ज़िंदगी जीते रहना, जीते जीते जो खुशी मिले उसी खुशी में खुश हो जाना, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। अगर तुम एक सुंदर फूल के तलाश में इतने आगे निकल गए और एक मुरझाए हुए फूल को लेके आ गए हो, तुम खुद सोचो तुम अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से कैसे बर्बाद कर रहे हो उस खुशी के इंतज़ार में, जो खुशी तुम्हें पता ही नहीं है कि कब मिलेगी, कहाँ है, किसके थ्रू मिलेगी। जो ज़िंदगी में खुशी है उस पर ध्यान दो, जो नहीं है अंधाधुन उसके पीछे दौड़ के अपनी इस सुंदर खुशहाल ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। जी हाँ दोस्तों, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। खुशी आसपास ही है, खुशी हमारे साथ ही है, खुशी हमारे हर रोज़ में है, हर दिन में है, पर हम क्या करते हैं, अंधाधुन ऐसे भागते हैं कुछ ऐसी खुशियों के पीछे जो ना हमने देखी है, ना हम जानते हैं हमें कब मिलेगी, और जाने अनजाने में हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं और धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में, प्लीज़ समझिएगा मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ। एक ज़िंदगी है, बेहतर ढंग से जिए, बेहतरीन जी लीजिए। हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने सारे रिलेटिव्स, सारे फ्रेंड्स में, किसी न किसी को ये वीडियो ज़रूर काम आएगी, क्योंकि ज़िंदगी हर एक की बेहतरीन होनी चाहिए। चलिए बने रहिए मेरे साथ। नेहा खेतान, थैंक यू।